हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि कल 3 नवंबर थी और कल से हमने सुबह 8 बजे से बिल्कुल फ्री क्लासेस स्टार्ट की हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड आर्ट सब्जेक्ट की, जो सीधे एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। जिसने कल वाली क्लास ना देखी हो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको शेयर कर दी है। आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हमारी दूसरी क्लास है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी क्लास को। सभी लोगों को जोड़ लीजिए। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, जो अपनी दूसरी क्लास है उसको हम बिल्कुल दनादन तरीके से स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हो, फटाक से कर लीजिए। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, फटाक से कर लीजिए, ठीक है। फिर अपनी क्लास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से सभी तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग आ जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। कल हमने निम्न और उच्च कलाएं देख ली थी कि निम्न कला क्या होती है, उच्च कला क्या होती है, ठीक है। आज हमें पढ़ना है, आज हमें स्टार्टिंग से पढ़ना है कि चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, चलिए अब धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यथार्थ रूपों के आधार पर अंकित सादृश्य चित्रों को क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, इसमें जो चित्र अंकित किए गए हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है। तो किस नाम से पुकारा जाता है आपको याद रखना है। इसको कहते हैं विद्ध। क्या कहते हैं, एक सेकंड, लिखते नहीं बन रहा। तो इनको क्या कहते हैं, विद्ध कहते हैं, ठीक है। याद रखना है किसमें, ये है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट जितने भी हम बताएंगे सारे एग्जाम में छपने वाले होंगे, ठीक है। तो पूछ लेगा आपसे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो चित्र अंकित किए गए हैं उनको किस नाम से जानते हैं, तो उनको जानते हैं हम विद्ध के नाम से। अब पूछ लेगा सामग्री के आधार पर शास्त्रों में कितने प्रकार के चित्र माने गए हैं। तो देखिए, शास्त्रों में कितने प्रकार के चित्र माने गए हैं, इसमें 2 प्रकार के चित्र माने गए हैं। कौन कौन से, पहला माना गया है रस चित्र, मतलब जिनमें गीले रंगों से बने होते हैं। और जो दूसरा है ये है धूली चित्र। दूसरा है धूली चित्र, पहला है रस चित्र, इसमें कैसे होते हैं चित्र, इसमें गीले रंगों से बनने वाले चित्र होते हैं। और दूसरा है धूली चित्र, तो इसमें कैसे होते हैं, इसमें सूखे और जैसे चूर्ण बना के रंगों से जो भूमि पर बनाए जाते हैं, ये सब धूली चित्र होते हैं। और रस में बाकी आपको समझ में आ ही रहा है, गीले चित्र, ठीक है। तो ये होता है सामग्री के आधार पर शास्त्रों में चित्रों के प्रकार, ठीक है। यहां तक कोई समस्या किसी को समझ में आ रहा होगा, सभी लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग टाइम से बिल्कुल 8 बजे आ जाया करिए, ठीक है, सुबह 8 बजे। और दूसरी क्लास जो चलती है अपनी शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट वाली, उसमें भी उपस्थित हुआ करें, ठीक है। अब देखिए, कला से कुछ परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, ठीक है। कला की कुछ परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि किसने कौन सी परिभाषाएं दी थी, ठीक है। तो पहली परिभाषा आपको लिखनी है और जो नोट्स बनाए वो मुझे सेंड कर दे, ठीक है। पहली परिभाषा पूछ लेगा कि कला सत्य की अनुकृति है। किसने कहा है, कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा है, बताइए। दूसरा है, जिसको पता हो वो बताइए कमेंट पर। दूसरा बोलेगा कला अनुकरण है,
कला अनुकरण है, इसको किसने बताया है, बताइए। फिर तीसरा है महान सत्य की प्रतिकृति, बोल रहा है महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। ये किसने कहा है, आपको बताना है कि महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। बताइए किसने कहा है। बड़ी समस्या है, ठीक है। ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। फिर पूछ लेगा आपसे कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है। ये सारे कोटेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछ लेगा कि ये किसने कहा है। पूछेगा कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, आंतरिक अभिव्यक्ति है, बताना है इनको। अब बताइए, पहले इनको बताइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हमने पूछा कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा है, तो ये कहने वाले हैं अपने प्लेटो भाई साहब। किसने कहा है ये कहा है प्लेटो ने, ठीक है। हाँ सभी सही, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर देखिए अब, ठीक है, जिसने किया अपना, ठीक है। आप आंसर देखिए, बोल रहा है कला अनुकरण है, ये किसने कहा है, ये कहा है अरस्तु ने। किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। और प्लेटो ने क्या कहा है, कला सत्य की अनुकृति है, ठीक है, पूछे जाते हैं ये। फिर बोल रहा है महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। ये कहने वाले कौन हैं, ये हैं महाराज गेटे। कौन है, ये गेटे हैं। किसने कहा है, ये गेटे ने कहा है। फिर पूछा जा रहा है कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है, ये कहा है क्रोचे भाई साहब ने। किसने कहा है, क्रोचे ने, याद रखना है। तो 4 परिभाषाएं आपको याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट परिभाषा आती है 5वें नंबर की, पूछा जाएगा आपसे कला एक अभिव्यक्ति है। क्या पूछेगा आपसे, कला एक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है, बताओ। जिसको पता हो जल्दी से फटाक से छापो। फिर बोल देगा कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, बोल देगा कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है, जल्दी बताओ। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये कहने वाले कौन थे। और फिर आपसे पूछ लेगा कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। क्या, कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, बताइए क्या होता है इसका राइट आंसर। इन तीनों के बताना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हो गया, 7 नंबर तक। चलिए 8वां नंबर। 8वां आपसे पूछ लेगा कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। क्या, कला, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोई भी कोटेशन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये कोटेशन किसके साथ मैच खाता है। क्या बोल रहे हैं, ये भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा है। अब बताना है कि कला एक अभिव्यक्ति है, ये कहने वाले कौन है, बताइए। तो देखिए कला एक अभिव्यक्ति है, ये कहा है रस्किन भाई साहब ने। किसने कहा है इसको, ये कहने वाले हैं रस्किन, ठीक है। फिर पूछेगा कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है, ये कहा है शैली ने। किसने कहा है, शैली ने बोला है। फिर पूछेगा कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये कहने वाले हैं फ्रायड, ठीक है। अपना मिलान करिए किसके किसके सही हैं, ठीक है।
तो कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये फ्राइड ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर पूछेगा कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये कहने वाले हैं हीगल। कौन है? हीगल है। फिर एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये किसने कहा है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, बताइए ये कहने वाले कौन हैं? इसको कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा है इसको? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कहा है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये किसने कहा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, पूछा है कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा है? हीगल ने। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये फ्राइड ने कहा है। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये शैली ने बोला है। कला एक अभिव्यक्ति है, ये रस्किन ने बोला है। और कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये क्रोचे ने कहा है। और महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है, ये गेटे भाई साहब ने बोला है। फिर कला सत्य की अनुकृति है, ये प्लेटो ने कहा है। और कला अनुकरण है, ये अरस्तु ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कला की परिभाषाएं देखी, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल देगा आपसे, चलिए आगे पूछेगा आपसे कि भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? आपसे ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा और नीचे फिर ऑप्शन दे देगा, बताइए कौन कौन सी अभिव्यक्ति है। 1 2 सही है, 2 4 सही है, 3 1 सही है, 2 सभी सही, मतलब ऐसे ही आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है? भारतीय चित्रकला की कुछ विशेषताएं हैं जो उनको देखना है। क्या देखना है? डालिए हेडिंग सभी लोग, भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है अपनी, कलर चेंज करते हैं, कौन सा ले लें? चलिए रेड लेते हैं। पहली विशेषता है इसकी कि ये कल्पना प्रियता होती है। कैसी होती है? ये कल्पना प्रियता होती है। आप कल्पना करके ही अपनी कला की प्रस्तुति करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है अंतः प्रकृति का अंकन। क्या होता है? अंतः प्रकृति का अंकन होता है इसमें। ठीक है, ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता आती है धार्मिकता। ठीक है, क्या होती है? धार्मिकता होती है तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता की बात करते हैं। चौथी विशेषता होती है आदर्शवादिता। ये सब आपसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए सभी अच्छे से देखते जाइए। ठीक है, वन वर्ड के देखने में वन वर्ड के हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएगा तो इन्हीं पॉइंट में बनाएगा। ठीक है, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? कल्पना प्रियता, अंतः प्रकृति का अंकन और धार्मिकता, फिर है आदर्शवादिता और फिर बोलेगा अलंकारिता। क्या है? अलंकारिता। और फिर आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर पे। तो 6वां नंबर आता है आकृतियां और मुद्राएं। क्या आता है? आकृतियां और मुद्राएं। ठीक है, इनका होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर पूछेगा प्रतीकात्मक होता है, उसकी विशेषता क्या होती है कला की? ये प्रतीकात्मक रूप से होता है, व्यक्त होता है। ठीक है, फिर होगा उसमें रेखाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? बिना रेखा के चित्र बन जाता है, रेखा होती हैं। फिर उसमें छाया प्रकाश का भी होना जरूरी होता है। किसका? छाया प्रकाश का होना जरूरी होता है।
फिर आता है और क्या होगा, और होगा साहित्य पर आधारित होता है ना, किस पर, साहित्य पर आधारित होगा, ये भी एक तरह की विशेषता होती है। और एक लास्ट लिख लीजिए कि इसमें पात्र होते हैं, है ना, पात्र भी हम लोग दिखा देते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, कल्पना प्रीता होती है, अंतः प्रकृति का अंकन होता है, धार्मिकता होती है, ये सब चित्रकला की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें आदर्शवादिता होता है और अलंकारिता होता है, और आकृतियाँ और मुद्राएं इसमें दिखाई पड़ती हैं, विशेषताएं हैं, प्रतीकात्मक रूप से बनाया जाता है, रेखा होती हैं, ये सब मतलब आप लोग खुद समझ रहे होंगे, है ना, ये सब भारतीय चित्रकला की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पूछ लिया जाएगा संस्कृति क्या सूचित करती है, डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन कि संस्कृति सूचित करती है किसको, ऑप्शन दे देंगे 4, तो इन्हीं 4 ऑप्शनों में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मानसिक विकास, क्या मिलेगा, मानसिक विकास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर अपना यही होगा कि मानसिक विकास व्यक्त करती है। क्या पूछेगा, क्या क्वेश्चन, संस्कृति, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, संस्कृति क्या सूचित करती है, तो ये एक तरह से अपना मानसिक विकास सूचित करती है कि आप किस तरह से क्या सोच सकते हैं, ठीक है, क्या सोचने की क्षमता रखते हैं, यही हमारी संस्कृति होती है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपसे वन लाइनर में मतलब वन वर्ड में पूछ लेगा कि मानव मन को सुंदर और प्रांजल कौन बनाता है, मानव मन को सुंदर और प्रांजल कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, ये अपनी आर्ट है जो मानव मन को सुंदर बनाती है, ठीक है। फिर पूछ लिया जाएगा, ये सब वन वर्ड के हैं जो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, वही हम बता रहे हैं आपको। फिर पूछ लेगा प्राचीन भारतीय कला की विशेषता क्या थी, अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये धार्मिकता, क्या थी, धार्मिकता थी। जितने हमने पीछे पढ़े हैं ना, ये 10 या 11 पॉइंट लिखाए हैं पीछे, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए ये पिछला ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पिछला ही पेपर रखे हूँ मैं सामने, उसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय कला की विशेषता क्या थी, आंसर दे रहा है धार्मिकता। तो याद रखना है, जितने हम वन लाइन में बता रहे हैं वो भी थोड़ा सा आप दिमाग में सेट करते हुए चलिए। फिर पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय चित्रकार किस दृष्टि से अंकन करता था, तो किस दृष्टि से करता था अंकन, ये योगी दृष्टि से अंकन करता था। आपको याद रखना है कि जो भारतीय चित्रकार होते थे पहले ज़माने के, वो कैसे मतलब चित्र बनाते थे, वो मतलब सारे चित्रों को किस दृष्टि से देखते थे, वो योगी दृष्टि से देखते थे, याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय कला में प्राकृतिक जगत का अनोखा रूप क्यों दिखाई पड़ता है। जो नोट्स बना रहे हैं वो सुनकर लिखते जाएं, ठीक है। हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती है, हम केवल समझा रहे हैं। जहाँ पर लिखने की ज़रूरत है मैं वहाँ लिख दूंगी, और जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है वो आपको खुद से नोट करना है, इतना सेंस होना चाहिए खुद में, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि भारतीय कला में प्राकृतिक जगत का अनोखा रूप क्यों दिखाई पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो भारतीय कला में प्राकृतिक जगत का अनोखा रूप क्यों दिखता है, इसलिए क्योंकि चेतन और अचेतन जगत का यहाँ पर समन्वय होता है। क्या होता है, चेतन और अचेतन मन का यहाँ पर समन्वय होता है, इसीलिए भारतीय कला में प्राकृतिक जगत का अनोखा रूप दिखाई देता है। मतलब हम जो कला में प्रकृति के बारे में ज़्यादातर चीज़ें दिखाते हैं, है ना, प्रकृति में प्रकृति की ज़्यादातर चीज़ दिखाई देती हैं हमारी कला में, इसलिए इसका यही अर्थ होता है कि हमारे चेतन की और अचेतन जगत का समन्वय होता है, इसीलिए हम प्रकृति को अपना आधार बनाते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि साधारण अज्ञानी जन समाज के लिए सरलता से ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या चाहिए होता है। पूछ लेगा साधारण अज्ञानी जन समाज के लिए सरलता से ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या चाहिए होता है,
तो कुछ नहीं, केवल हमें प्रतिमा और चित्र चाहिए होता है, बाकी हमें ज्ञान अपने आप होने लगता है। ठीक है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा है विशेषताओं से। देखिए विशेषताओं से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ना बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितनी भी विशेषताएं लिखाई हैं वन में हमने एक एक अक्षर में लिखवा दी हैं, बाकी आप लोग समझ लेंगे। सॉरी, अक्षर में नहीं, शब्द में लिखवा दिए। ठीक है, क्या है पूछा है, भारतीय कला में आकर्षण क्यों है? भारतीय कला में आकर्षण क्यों है? विशेषता में हमने पढ़ा है ना, क्योंकि वो अलंकारित है। क्योंकि वो क्या है? अलंकारित है। ये सब वन वर्ड के क्वेश्चन है, हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी हम बोल रहे हैं ना, ये सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, मैं पेपर लिए बैठी हूँ। हाँ, पूछेगा आपसे कि भारतीय कला में आकर्षण क्यों है, तो ये अलंकारिता की वजह से है। ठीक है, फिर पूछ लेगा भारतीय चित्रकला किस आधार पर विकसित हुई है, तो अभी हमने पढ़ा है कल्पना के आधार पर, है ना। कल्पना भी एक विशेषता थी चित्रकला की। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय कला में आकर्षण क्यों है, तो अलंकारिता की वजह से। फिर पूछ लेगा भारतीय चित्रकला किस पर आधारित हुई है, किस पर विकसित हुई है, किस आधार पे, तो ये कल्पना के आधार पर हुई है। फिर पूछ लेगा भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये भी विशेषता से है, तो किसका है? प्रतीक का है। ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे तुरंत। ठीक है, तो भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान मिलता है? प्रतीक का मिलता है। फिर पूछेगा आपसे भारतीय कलाओं में आकृतियों और मुद्राओं को आदर्श रूप किस प्रकार प्रदान किए हैं। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको हम लिखा देते हैं। ठीक है, क्या है पूछ लेगा आपसे भारतीय कलाओं में, पूछा जाएगा भारतीय कलाओं में आकृतियों तथा मुद्राओं को आदर्श रूप किस प्रकार प्रदान किए गए हैं। आदर्श रूप किस प्रकार प्रदान किए गए हैं, पता है किसी को? प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या करेक्ट होता है, इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ये होता है शास्त्रीय नृत्य से। कहाँ से? शास्त्रीय नृत्य से। याद रखना है, पूछा जा सकता है। पूछ लेगा आपसे भारतीय कलाओं में आकृतियों तथा मुद्राओं को आदर्श रूप किस प्रकार प्रदान किए गए हैं, तो ये शास्त्रीय नृत्य से प्रदान किए गए हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखिए, जो हमने ये वन लाइनर क्वेश्चन हमने पीछे से पढ़ लिए हैं, इसको एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जिसने लिखा है उसका भी रिवाइज हो जाएगा और जिसने सुना है उसका भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए, पूछ लेगा मानव मन को सुंदर और प्रांजल कौन बनाता है? कला बनाती है। फिर पूछेगा आपसे क्वेश्चन प्राचीन भारतीय कला की विशेषता क्या थी, तो अभी हमने पढ़ा है धार्मिकता थी। ठीक है, फिर पूछेगा प्राचीन भारतीय चित्रकार किस दृष्टि से अंकन करता था, तो योगी दृष्टि थी उनकी। ठीक है, खुद को योगी मानकर ही वो चित्र को आंकता था। ठीक है, फिर पूछेगा भारतीय कला में प्राकृतिक जगत का अनोखा रूप क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि चेतन और अचेतन जगत का समन्वय वहां पर होता है। ठीक है, फिर पूछेगा साधारण अज्ञानी जन समाज के लिए सरलता से ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या है, क्या होना चाहिए, तो इसके लिए प्रतिमा और चित्र होने चाहिए। याद रखना है। ठीक है, फिर पूछ लेगा भारतीय कला में आकर्षण क्यों है, विशेषता से क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें अलंकारिता है। ठीक है, फिर पूछेगा भारतीय चित्रकला किस आधार पर विकसित हुई है, विशेषता से क्वेश्चन है, कल्पना के आधार पे। फिर से विशेषता से क्वेश्चन है कि भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, किसका है? प्रतीक का है। फिर पूछ लेगा भारतीय कलाओं में आकृतियों और मुद्राओं को आदर्श रूप किस प्रकार प्रदान किए गए हैं, ये शास्त्रीय नृत्य से। देखिए, हम सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, कहीं भी कोई भी इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। आप जान रहे हैं ना। चलते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो पूछ लेगा आपसे कि चित्रकला के अंग कितने हैं।
चित्रकला के अंग कितने हैं, पूछ लेगा कला के अंग कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कला के कितने अंग हैं। कितने हैं? 6। कला के 6 अंग हैं, ठीक है, जिसे हम षडंग भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, चलिए हम लिख देते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न कहीं नहीं रखना है हमको, जिसे हम षडंग भी बोल देते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो कला के कितने अंग हैं या षडंग हैं, तो कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। पूछ लेगा कि षडंग का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है, सारे पॉइंट बिल्कुल 0 से हैं। कल से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। A to Z सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चलिए चलिए, तो क्या बोला हमने कि षडंग का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है जयमंगला में। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं इधर से। तो कहाँ पर मिलता है हमको इसका उल्लेख? इसका उल्लेख हमें मिलता है जयमंगला में। किस ग्रंथ में? जयमंगला से हमें षडंग का उल्लेख मिलता है, ठीक है। पूछ लेगा षडंग है क्या, षडंग क्या है। तो क्या बताएंगे आप लोग कि जो कामसूत्र है, जिसको लिखा है वात्स्यायन ने, इस ग्रंथ का एक तरह से टीका है, इस तरह का, पूछ लेगा कि षडंग क्या है, तो षडंग के बारे में क्या लिखेंगे कि जो वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है, इस ग्रंथ की टीका कहते हैं। किसको? जयमंगला को, ठीक है। और इसी को हम षडंग भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। पूछ लेगा फिर कि कामसूत्र को किसने लिखा है। कामसूत्र को किसने लिखा है? वात्स्यायन ने। बहुत अच्छे से अभी बताते जा रहे हैं, देखिए कंफ्यूजन नहीं रखना है कहीं। पूछेगा आपसे कामसूत्र को किसने लिखा, वात्स्यायन ने लिखा है। पूछेगा षडंग है क्या, षडंग क्या है, तो ये वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की टीका है, और ये जिसे हम जयमंगला भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, फिर पूछा जाएगा कि कामसूत्र के टीकाकार कौन है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है। कामसूत्र के टीकाकार कौन है, तो ये याद रखना है आपको, ये कौन है, ये यशोधर पंडित है। कौन है? यशोधर पंडित कौन है? ये कामसूत्र के टीकाकार हैं। चलिए, यहां तक समझ में आ गई बात सारी। बढ़े आगे। क्वेश्चन देखिए, कहीं से भी घुमाकर पूछ ले, आपका आंसर नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे किसी ने पूछ लिया कि षडंग का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो आंसर सही होगा जयमंगला में। अगर उसने फिर से घुमा के पूछ लिया, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख मिलता है, तब भी आंसर यही जयमंगला ही रहेगा, ठीक है। चलिए, फिर पूछ लेगा आपसे कि षडंग को किसने लिखा है। षडंग को किसने लिखा है, तो आंसर यही यशोधर पंडित ही होगा। इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। पूछेगा षडंग किसने लिखा है, यशोधर पंडित ने लिखा है, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, शुरू से एक बार बता देते हैं हमने क्या पढ़ा। चित्रकला के कितने अंग? 6 अंग। षडंग का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? जयमंगला में मिलता है। फिर पूछा जाएगा षडंग है क्या, तो ये वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की टीका है, जिसे हम जयमंगला में देखते हैं, ठीक है। और फिर पूछ लेगा आपसे कामसूत्र के टीकाकार कौन है, तो ये हैं यशोधर पंडित। और फिर पूछेगा आपसे कि षडंग को लिखा किसने है, तो यही हैं जिन्होंने कामसूत्र की टीका की है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। पूछेगा आपसे कि कामसूत्र के 3 अध्याय की टीका कौन है। चलिए लिख के बताते हैं इसको। पूछा जाएगा आपसे कि कामसूत्र की 3rd मतलब तीसरे अध्याय की जो टीका है वो कौन है,
ये जय मंगला है, याद रखना है, ठीक है, जय मंगला है। और ये जय मंगला में यशोधर पंडित ने, अभी हमने पीछे पढ़ा ना यशोधर पंडित, इस जय मंगला में यशोधर पंडित ने चित्रकला के कितने भेद बताए हैं? कितने बताए हैं? 6 भेद बताए हैं, ठीक है। इन्हीं को हम 6 अंग बोलते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? बहुत क्लियरली बता रहे हैं, हर एक पॉइंट को बिल्कुल से समझाते हुए। बोल देगा कि कामसूत्र के 3रे अध्याय में जय मंगला है, और किसने लिखा है जय मंगला? अभी जस्ट पढ़ा है, किसने? यशोधर पंडित ने, ठीक है। कामसूत्र के ही अंदर आता है वो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग अलग अलग समझ लें। तो 6 भेद बताए हैं, और 6 भेद हैं कौन कौन से? इन्हीं को हम षडंग बोलते हैं, याद रखिएगा 6 भेद। अब ये 6 भेद कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर है चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। पहला है रूप भेद, ये 6 अंग हैं, सभी को याद होने चाहिए। रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजना। क्या है? लावण्य योजना, ठीक है। फिर पांचवा आता है सादृश्य। क्या आता है? सादृश्य। फिर छठवां आता है वर्णिका भंग। क्या आता है? वर्णिका भंग। तो ये 6 अंग हैं जिन्हें हम षडंग बोलते हैं, जो किसमें वर्णित किया गया है? ये कामसूत्र में वर्णित किया गया है, कामसूत्र के 3रे अध्याय जय मंगला में, ठीक है। इतना यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, एक सूक्ति है जो कि जय मंगला से ली गई है, पूछी जा सकती है, ठीक है। संस्कृत में है, थोड़ा सा देख लीजिए। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। इसी में 6 पूरे वो हैं, ठीक है, समझ लीजिए। सादृश्य वर्णिका भंग इति, एक सेकेंड छोटा लिख गया ये, सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। देखिए, बोल रहा है रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। ये जो संस्कृत में लिखा है, ये जो सूक्ति है, ये ली कहाँ से गई है? ये ली गई है जय मंगला से। कहाँ से ली गई है? ये सूक्ति ली गई है जय मंगला से, और इसमें पूरे 6, देख रहे हैं, पूरे 6 के 6 अंग इसमें कला के समाहित हैं। कैसे? पहला जो अपना हमने पढ़ा था 6 अंग में, पहला था रूप भेद, पहला हो गया। दूसरा है प्रमाणानि, दूसरा प्रमाण हो गया। तीसरा है भाव, तीसरा भाव हो गया। चौथा दिया था हमने लावण्य, चौथा अंग दिख गया हमें। पांचवा है सादृश्य, पांचवा दिख गया। छठवां है वर्णिका भंग, छठवां। तो ये 6 अंग जो कला के हैं वो हमें पूरे दिख गए। ये सूक्ति भी आपको, सूक्ति याद करें ना करें, लेकिन आपने 6 अंग जैसे याद कर लिए, तो सूक्ति अगर आपके सामने आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये जय मंगला से ली गई है, ठीक है। तो ये हमने 6 अंग पढ़ लिए हैं जो कि कला के 6 अंग हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं, एक एक अंग के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। 6 अंग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो अंग हमने पढ़ा है रूप भेद, पहला अंग हमने क्या पढ़ा है? रूप भेद। इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। पहला है रूप भेद, इसके बारे में हमको देखना है। तो रूप भेद के बारे में क्या आता है देख लेते हैं। चलिए, पूछा जाएगा
रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है किसमें? रूपों के, लिख देते हैं, रूपों के बाहरी अंतर, रूप भेद में हम क्या करते हैं? रूपों के बाहरी अंतर का अध्ययन करते हैं, इसी को हम रूप भेद कहते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर करते हुए, ऑपरेशन करते हुए सारे पॉइंट का चल रहे हैं हम, ठीक है। बोलेगा आपसे कि रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है? रूप भेद में, लावण्य में, प्रमाण में, वर्णिका भंग में। तो क्या होगा सही? रूप भेद में, ठीक है। फिर पूछेगा चलिए, हाँ क्या बता रहे थे? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर पूछेगा आपसे कि भारतीय शास्त्रीय मत से शैली के आधार पर रूप कितने प्रकार का होता है? बोलेगा, चलिए लिख के बताते हैं, ठीक है। ये डालिए, लिख लीजिए, पॉइंट डाल के लिखिए कि भारतीय शास्त्रीय, बोलेगा आपसे कि भारतीय शास्त्रीय मत से, डालिए, भारतीय शास्त्रीय मत से शैली के आधार पर रूप कितने होते हैं? शैली के आधार पर रूप, अब देखिए शैली के आधार पर रूप कितने हैं? तो ये हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के रूप हैं, किसके आधार पर? शैली के आधार पर, ठीक है। तो अब हमें चारों रूप देखने हैं कि रूप भेद के 4 रूप कौन कौन से हैं। आगे पेज पे देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला जो रूप है वो है, पहला जो रूप है वो है सत्य। दूसरा रूप है वैणिक। क्या है दूसरा रूप? वैणिक है। तीसरा है नागर, चौथा है मिश्र। क्या है चौथा? चौथा है मिश्र। तो ये जो 4 रूप शैली के आधार पर हैं, कौन कौन से? पहला है सत्य, दूसरा है वैणिक, तीसरा है नागर, चौथा है मिश्र। ये 4 रूप किसके आधार पर हैं? शैली के आधार पर। किससे हैं? भारतीय शास्त्रीय मत के अनुसार है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखिए, कुछ आकृतियां दी होती हैं और उसमें ताल पूछ लिए जाते हैं कि किसमें कितने ताल हैं, ठीक है। बताएं आगे, चलिए शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। पूछ ली जाती हैं हमसे आकृतियां दी होती हैं और उसमें ताल कितने होते हैं ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हमें देखना है कि आकृतियों में कौन से क्या ताल होते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो पहली आकृति आती है मानव। मानव आकृति में कितने ताल होते हैं? तो देखिए, अगर हम साधारण तौर पर देखते हैं तो इसमें 8 ताल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ में बोला जाए, सबसे अच्छे ताल कितने होते हैं इसमें? तो इसमें 9 ताल माने गए हैं। साधारण रूप से 8 ताल होते हैं, लेकिन अगर श्रेष्ठतम रूप से देखा जाए तो इसमें 9 ताल होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है भयानक। अगर कोई आकृति भयानक है तो उसमें कितने ताल होंगे? उसमें 12 ताल होते हैं। कितने ताल होते हैं उसमें? 12 ताल होते हैं, याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा तीसरा राक्षस, राक्षस आकृति में कितने ताल होते हैं? इसमें 16 ताल होते हैं। कितने ताल होते हैं? 16 ताल होते हैं। देखिए, सारे पॉइंट बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। रटते हुए चलना है और अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपके माइंड में सेट होता जाएगा, ठीक है। तो मानव में कितने ताल? 8 साधारण होते हैं, अगर श्रेष्ठतम रूप से देखा जाए तो 9 हो जाते हैं। भयानक में पूछा है 12 होते हैं। राक्षस में पूछा है 16 होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, चौथा आता है, तो पूछा जाएगा बाल आकृति में कितने होते हैं? इसमें होते हैं 5 ताल। कितने होते हैं? 5 ताल होते हैं। फिर पूछा जाएगा नेक्स्ट में
कुमार आकृति में, कुमार आकृति में कितने होते हैं? इसमें भी 8 ताल होते हैं। कितने होते हैं? 8 ताल होते हैं। तो ये ताल से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मानव में साधारण रूप से 8, श्रेष्ठतम रूप से 9, भयानक में 12 होते हैं, राक्षस में 16 होते हैं। फिर आता है आगे बाल आकृति में कैसे होते हैं? तो इसमें 5 ताल होते हैं, कुमार में 8 होते हैं। ठीक है, तो यहां से रूप भेद में केवल इतने ही पॉइंट बनते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब बढ़ते हैं प्रमाण की तरफ। क्या होता है? प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा प्रमाण, जो अपना दूसरा अंग था, 6 अंग पढ़े थे। पहला था रूप भेद, तो रूप भेद हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम यहाँ से देखते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरे अंग की तरफ। दूसरा अंग आता है प्रमाण। क्या आता है दूसरा पॉइंट? प्रमाण आता है। देखते हैं इसके बारे में। तो पूछा जाएगा प्रमाण में, देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले यही बता देते हैं हम। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है लंबाई, चौड़ाई, एक सेकेंड शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, आप समझते रहिएगा। लंबाई, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया, अनुपात हो गया, मतलब नाप तौल वाली जितनी चीज़ें होती हैं, अनुपात हो गया, सीमा हो गया, और शरीर की जो रचना होती है, शरीर रचना होती है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब प्रमाण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। चलिए देखिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाक से कर लीजिए। ठीक है, ये क्लास अपनी डेली सुबह 8 बजे होती है, और शाम में अपनी 7 बजे क्लास होती है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बताया प्रमाण में कि अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई और शरीर रचना जिसके अंतर्गत आती हैं वो होता है अपना प्रमाण। ठीक है, क्या होता है वो होता है ये सब जिसके अंतर्गत आती हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब प्रमाण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि मानव देह आकृति को कितने भागों में बांटा गया है। माइकल एंजेलो के अनुसार मानव देह आकृति को कितने भागों में बांटा गया है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना है, पूछेगा आपसे माइकल एंजेलो के अनुसार जो मानव देह आकृति होती है, मानव के शरीर की जो आकृति होती है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, किसी को पता है? चलिए हम बताते हैं, आंसर सही होता है 8। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, याद रखना है। किसके अनुसार है ये? माइकल एंजेलो के अनुसार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछेगा शुक्राचार्य ने, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिए। देखिए जितने पॉइंट बता रहे हैं सारे के सारे पूछे जाने वाले हैं, इसलिए ये मत सोचिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जितना पढ़ा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई की बात। ठीक है, बोल देगा शुक्राचार्य ने पुरुष आकृतियों को कितने प्रकार माना है? पुरुष आकृतियों को कितने प्रकार का माना है? शुक्राचार्य ने पुरुषाकृति को कितने प्रकार का माना है? तो इन्होंने माना है 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला है नर, दूसरा है क्रूर, तीसरा है असुर, और चौथा क्या था? हाँ, चौथा था कुमार, और 5वां हो जाएगा वामन। ठीक है, तो देखिए कि शुक्राचार्य ने पुरुषाकृति को कितने प्रकार का माना है? इन्होंने 5 प्रकार का माना है। कौन कौन सा? पहला नर है, दूसरा क्रूर है, फिर असुर, फिर कुमार, फिर वामन। ये 5 प्रकार किसने माने हैं? मानव आकृतियों के, मानव के नहीं, पुरुष आकृतियों के, ये शुक्राचार्य ने माने हैं। ठीक है, हाँ चलिए
चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। आगे होता है, पूछ लेगा आपसे पूछेगा कि आदर्श मन, एक सेकेंड, पूछ लेगा आपसे आदर्श मनुष्य आकृति, क्या आदर्श मनुष्य आकृति जो है इसके लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो क्या है, आदर्श मनुष्य आकृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है। तो इसके लिए हुआ है नवताल। क्या, नवताल। तो भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है आदर्श मानव आकृति के लिए, तो ये है नवताल, याद रखना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्रमाण का एक अंश क्या कहलाता है। प्रमाण का, जो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रमाण के बारे में, दूसरा अंग है, प्रमाण का एक अंश क्या कहलाता है। प्रमाण के एक अंश को ही हम ताल बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट है, याद कर लीजिए। फिर पूछेगा प्रमाण निर्धारण, चलिए थोड़ा सा शोर हो रहा है, कोऑपरेट करिए, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे प्रमाण निर्धारण में ताल क्या होता है। कहाँ गया, हाँ इधर पे बता रहे थे हम। पूछ रहा है प्रमाण का एक अंश क्या होता है, ताल होता है, और प्रमाण निर्धारण में ताल क्या होता है, एक तरह का शिर होता है। क्या होता है, शिरा होता है, ठीक है। फिर पूछा जाएगा एक ताल बराबर कितने अंगुल के होता है। एक ताल, जो ये ताल होता है, सबसे पहली बात प्रमाण का एक अंश क्या होता है, ताल होता है। फिर पूछेगा प्रमाण निर्धारण में ताल क्या होता है, एक तरह का शिरा होता है या फिर शिर होता है। और जो एक ताल होता है वो कितने अंगुल के बराबर होता है, तो ये कितने अंगुल का होता है, मतलब एक ताल कितना अंगुल के बराबर होता है, तो ये 12 अंगुल के बराबर होता है, याद रखना है। कितनी अंगुल के बराबर होता है, ये 12 अंगुल के बराबर होता है। फिर पूछ लेगा शिर को कितने भागों में बांटा गया है। ये जो शिर है, इसी को शिर को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फिर पूछ लेगा अनुपात के लिए उचित ज्ञान को किस नाम से संबोधित किया जा सकता है। तो अभी हमने बताया है कि अनुपात को किसके लिए संबोधित किया जाता है, तो ये प्रमाण के लिए, ऊंचाई को प्रमाण के लिए। ऐसे एक एक पॉइंट दे देगा, तो आपको याद रखना है प्रमाण में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अनुपात, मतलब जितना भी जिसको भी हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ये सब हमारे प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आज हमने अंग के, जो चित्रकला के अंग हैं 6, उनमें से हमने 2 अंग देख लिए हैं। कल इसके आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है सभी को, अच्छी लग रही हो तो जल्दी से फटाक से क्लास लाइक करो, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्लास कैसी लगी सभी को बताइए जल्दी से फटाक से। हाँ देखिए, संख्या बढ़ाया करिए अपनी, ठीक है, सभी तक शेयर कर दिया करिए। सुबह 8 बजे क्लास होती है। हाँ चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 8 बजे थ्योरी वाली क्लास में, और शाम को 7 बजे अपने प्रैक्टिस सेट वाले सेशन में, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छी है क्लास, चलिए थैंक यू। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और हाँ, चैनल जिसने ना सब्सक्राइब किया हो फटाक से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।